नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं विश्व और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हैं उनके बारे में। देखिए, ये एग्रीकल्चर वाला अपना सेक्टर है और इस जो यूपीएससी में ये वाला सेक्शन है अपना, इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल बनते हैं। कम से कम 3-4 क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्शन से बनते हैं, है ना। तो उन सब के बारे में हम बड़े ही आपको होगी विस्तृत तरीके से चर्चा इसमें करेंगे। ये पूरा सेक्टर जो अपने वाला होने वाला है, पूरा इसके मैं एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना के डाल दूंगा एग्रीकल्चर के नाम से ही, ठीक है ना। तो इसमें आप अच्छे से ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि सर जो है वो एक एक लेक्चर लेके आ रहे हैं, उसमें सिर्फ 2-2 फसलों के बारे में बता रहे हैं ये वो। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। जब आप रिवाइज़ करोगे तो यूँ रिवाइज़ हो जाए, आपका 2 मिनट नहीं लगेगी रिवाइज़ करने में, है ना। क्योंकि बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि वो डेटा से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है कि कौन से फसल में भारत का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, कौन निर्यातक आयातक, ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। उसमें सबसे पहले आज हम देख लेंगे गेहूं की फसल के बारे में, कि गेहूं की फसल है वो विश्व में कहाँ कहाँ की जाती है, भारत में कहाँ कहाँ की जाती है, विश्व में प्रथम स्थान पे कौन है, भारत में प्रथम स्थान पे कौन है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। तो गेहूं देखिए उगाया जाता है, वैसे तो शीतकाल में उगाया जाता है भारत में। अगर आप देखोगे तो कहाँ कब उगाया जाता है, शीतकाल में तो गेहूं उगाया जाता है ना। परंतु कुछ फसलें, इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जो वसंत काल में भी उगाई जाती है ना। फिर ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, परंतु इसकी इतने सारी किस्में हैं ना कि इसको शीतोष्ण कटिबंध के साथ साथ उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाने लगा है। तो यूपीएससी स्टेटमेंट बना दें कि गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। तो हाँ, क्योंकि देखिए अपने यहाँ भी गेहूं जो है वो उत्तर भारत में ही उगाया जाता है ना। कर्क रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है वहीं पर मैक्सिमम गेहूं अपना उगाया जाता है, समझ रहे बात। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही ये उगाई जाती है मुख्यतया, ठीक है ना। अब इसको तापमान देखिए कितना चाहिए, तो इसको निम्नतम तापमान तो चाहिए 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान चाहिए इसको 25 डिग्री सेल्सियस। जब पकती है ना फसल तब उसको चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको तापमान चाहिए फसल। और साथ साथ इसको 90 दिन तक का बिना मतलब पाला रहित इसको मौसम चाहिए 90 दिन का, कम से कम 90 दिन तो है ना, यानी कि 3 महीने के आसपास बिना पाले का इसको मौसम चाहिए। अगर पाला पड़ गया तो फसल खराब हो जाएगी, ठीक है। वर्षा इसमें देखिए गेहूं में आपको जानते ही हैं, गेहूं में ज़्यादा वर्षा की आपको ज़रूरत नहीं है। 50 से 80 सेंटीमीटर अगर वर्षा होती है तब भी गेहूं की फसल अच्छे से हो जाती है। अब इसको मिट्टी कैसी चाहिए, तो ये हल्की मृदा, दोमट, भारी दोमट, चूना और फास्फेट वाली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। और ह्यूमस युक्त जो काली मृदा है वो इसको चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया इसके लिए रहती है। तो जो अपना जो भारत देखें तो भारत का जो जलोढ़ मैदान है ना, तो जलोढ़ मैदान में ही ये ज़्यादातर गेहूं उगाए जाते हैं, है ना। तो ये गेहूं के बारे में हमने कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, अब हर एक फसल का अगर आप ऐसे याद करने में बैठोगे कि 10 से 25, 10 से 35 ऐसे, तो भूल जाओगे, किसी फसल का याद नहीं रख पाओगे। बस दिमाग में आप रेंज ध्यान रखना कि देखिए गेहूं कब उगाया जाता है, सर्दियों में उगाया जाता है, और हाँ उत्तर भारत में उगता है तो उसमें ठंडी इतनी रहती है। इस हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। एग्जैक्ट आप याद करने बैठोगे तो नहीं। और गेहूं में कि भाई अब देखिए एग्जाम में आप याद करके गए 50 से 80 सेंटीमीटर, वो 75 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप सोचोगे सर ने तो 80 बताया था, तो गलत लग कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। 80-85 भी कह दें तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये रेंज है एक तरीके की, एग्जैक्ट नहीं होता इसमें कुछ। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको एक ध्यान रखनी है, और ये प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना यूपीएससी की प्रीवियस ईयर की, तभी आप ये कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर गेहूं की फसलें उगाई जाती है। तो मैंने आपको शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र बताए थे, जिसमें मैंने आपको स्टेपी टाइप की जलवायु जहाँ बताई थी, तो जहाँ जहाँ स्टेपी टाइप की जलवायु होती है ना, वहाँ पर ये पाए जाते हैं, है ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये गेहूँ उगाया जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ, तो यूएसए में उगाया जाता है, ये उत्तरी और दक्षिणी डकोटा है वहाँ पर, मिनीसोटा है वहाँ पर, मोंटाना, मिसिसिपी मिसौरी वाला वो, है ना, ओक्लाहोमा, नेब्रास्का, टेक्सास में उगाया जाता है, कंसास में उगाया जाता है, कोलोराडो में उगाया जाता है, ओहायो में, इंडियाना में, वर्जीनिया में, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, इनमें उगाया जाता है क्या, गेहूँ। तो बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये साउथ डकोटा है, ये मोंटाना है, वाशिंगटन, ओरेगॉन, है ना। तो यहाँ पर देखिए आप नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, कंसास यहाँ पर है, ये कोलोराडो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गेहूँ
खूब उगाया जाता है। और ये वाला जो पूरा क्षेत्र जो है ना, ये वो प्रेरीज घास के मैदान मैंने आपको बताए थे, तो ये प्रेरी घास के मैदान वाले क्षेत्र ही है, क्योंकि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है यूएसए में, है ना। यहाँ पर देखिए फिर उसके बाद में जो चीन है वहाँ पर हवांग हो और वीहो घाटी है, शाटांग प्रायद्वीप है, यांगटीसी नदी जो है उसका मैदान है ना, वहाँ पर ये गेहूँ उगाए जाते हैं। तो ये हवांग है, तो आपने येलो रिवर का नाम सुना होगा, मैंने जब विश्व की नदियाँ पढ़ाई थी तब येलो रिवर को बहुत डीप में पढ़ाया था। तो येलो रिवर जो है ना उसकी घाटी में उगाई जाती है, ये हवांग नदी है, ये येलो रिवर उसे कहा जाता है। फिर यांगत्से नदी आपने सुना होगा, मैंने ऑलरेडी आप पढ़ा रखा है नदियाँ, अगर नहीं पढ़ी है तो नदियाँ वाले सेक्शन में जाके नदियाँ पढ़ो, है ना। तो यांगटीसी जो नदी है वहाँ पर ये उगाया जाता है। फिर सोवियत रूस जो हुआ करता था, पूर्व सोवियत संघ, उसमें यूक्रेन वाला क्षेत्र है, तो यूक्रेन में देखिए बहुत गेहूँ उगाया जाता है। और अभी यूक्रेन और रूस वाला जो युद्ध चल रहा है इसके बीच में गेहूँ जो है ये महंगा हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ से उसका आवागमन गेहूँ का नहीं हो पा रहा है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है ना। काला सागर का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर उगाया जाता है, वोल्गा नदी का बेसिन है वहाँ पर, और जो पश्चिमी साइबेरिया है वहाँ पर उगाया जाता है। साथ ही साथ अगर भारत में देखा जाए तो उत्तरी भारत का जो मैदान है, जो विशाल मैदान, जो जलोढ़ मैदान, उसमें ये उगाया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए है ना, ये यहाँ पर येलो रिवर है अपनी, यांगत्से रिवर यहाँ है, ये जो ग्रीन वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है चाइना में, यहाँ पर उगाया जाता है वीट, है ना। ये देखिए ये हुआंग हे को ही येलो रिवर कहते हैं। और ये देखिए यांगत्से रिवर, ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगत्से रिवर, और चीन की भी सबसे बड़ी है जब एशिया की, तो और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यांगत्से नदी। नदियों के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है नदियों वाले चैप्टर में। और ये देखिए रशिया वाला क्षेत्र जो पूर्व सोवियत संघ वाला, तो यहाँ पर देखिए ये ब्लैक सी के पास में है ना, ये यूक्रेन है, ये वोल्गा नदी कैस्पियन सी में आकर गिरती है। और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहाँ पर कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उगाया जाता है ये गेहूँ, और यहाँ से यूरोप में भेजा जाता है, और यहाँ से साथ ही साथ एशिया में भी इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। इसलिए गेहूँ की कमी हो गई है देश दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर युद्ध चल रहा है अभी यूक्रेन और रशिया वाला, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में भारत में देखा जाए तो उत्तरी भारत के जो मैदान है उसमें जलोढ़ मैदान जो है वहाँ पर ये गेहूँ मुख्यतया उगाया जाता है ना। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्य, इनमें उगाया जाता है। अब देख लिए डेटा पर आ जाए हम, तो डेटा में सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्ल्ड में कौन सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है चीन, उसके बाद में करता है भारत, उसके बाद में करता है रूस, फिर यूएसए, फिर फ्रांस, फिर यूक्रेन, है ना। तो आपको इतने सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ये देख लीजिए चाइना 1 नंबर पे है, हम 2 नंबर पे हैं, ठीक है ना। फिर हमारे बाद में आ जाता है रशिया, और फिर यूएसए, और फिर फ्रांस आ जाता है, फिर यूक्रेन आ जाता है ना। तो हम तो ये याद रख लीजिए चाइना 1 नंबर पे है, मैक्सिमम में चाइना 1 नंबर पे, और इंडिया आ जाता है 2 नंबर में वीट के प्रोडक्शन में, ठीक है। ये तो हमने देख लिया विश्व लेवल पे। अब तो देखिए भारत और विश्व दोनों के एक साथ ही हम पढ़ाई कर ले रहे हैं। फिर जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो इंडिया की फसलें अलग से पढ़ाऊंगा, और वहाँ बताऊंगा कि भारत में कौन करता है, उससे बढ़िया एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ताकि आप भी कंपेरिजन जो है वो कर पाओ। थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगेगा पर एक साथ ही पढ़ लेते हैं, मुझे भी खैर मेहनत तो लगी रही है। देखें, और भारत में जो इतने सारे स्टेट प्रोड्यूस करते हैं ना, जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, है ना। जैसे यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे दिया था एक बार 2022 के एग्जाम में, प्रीलिम्स में, कि चाय उत्पादक राज्यों के नाम बताओ, लो बताओ। तो चाय उत्पादक में उसने दे दिया पश्चिम बंगाल, हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा। लोगों को लगा त्रिपुरा में नहीं है, परंतु त्रिपुरा में चाय उगाई जाती है ना। तो कल को ये भी पूछ लेगा कि गेहूँ कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं, तो बंगाल का नाम दे देगा, आपको लगेगा बंगाल में तो चावल उगाए जाते हैं, तो बंगाल में नहीं उगेगा, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, है ना। तो अब देखिए 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, फिर पंजाब, ठीक है ना। फिर 4 नंबर पे हरियाणा आ जाता है, और 5 नंबर पे राजस्थान आ जाता है। फिर मैं कुछ लोगों को बता दूं कि राजस्थान, कुछ लोगों को राजस्थान का नाम सुनते ऐसा लगता है कि वहाँ पर तो पूरा मरुस्थली होगा, तो ऐसा नहीं है। दूध के उत्पादन में देश में 1 नंबर पे है, और 5 टॉप 5 में तो है ही है गेहूँ उत्पादन में, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपका राज्य है राजस्थान इसलिए आप कह रहे हैं, नहीं हमारा कुछ नहीं है, देश पूरा अपना ही है, ठीक है। तो ये डेटा हो गया कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन उगाता है, चीन उगाता है, गेहूँ प्रोड्यूस करता है, और भारत दूसरे नंबर पे है।
और यहाँ पर अगर स्टेट्स में आ जाए तो यूपी 1 नंबर पे, 2 नंबर पे एमपी, 3 नंबर पे पंजाब, 4 नंबर पे हरियाणा और 5 नंबर पे राजस्थान। तो देखिए सबसे ज़्यादा उगाया कहाँ जाता है, तो उत्तर का जो जलोढ़ मैदान है ना अपना, उसी में उगाए जाते हैं। फिर 6 नंबर पे बिहार आ जाता है, 7 नंबर पे गुजरात और 8 नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है। तो इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। टॉप 3 आप याद रख लीजिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। ठीक है। और भारत में देखिए जो भी खाद्यान्न के अंतर्गत जो बोया गया क्षेत्र है, जो पूरा बोया गया क्षेत्र है खाद्यान्न में से, पूरा बोया गया में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें उगाई जाती है, गेहूँ, गन्ना वगैरह, मक्का वगैरह, तमाम तामझाम चीज़ें, वो नहीं, जो खाद्यान्न जो खाए जाते हैं उनके अंतर्गत बोई गई भूमि पर 11% भाग पर गेहूँ उगाया जाता है ना। और ये उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भारत की मुख्य फसल है, ठीक है ना। और गेहूँ की देखिए ये कुछ फसलों के नाम दिए हुए, जैसे सोना 227, कल्याण सोना, सोनालिका, सरबती सोनेरा, सोनेरा 63, सोनेरा 64, सफ़ेद लरमा, छोटी लरमा। तो देखिए एक तो सोने से संबंधित कोई नाम आए तो आप लगा देना गेहूं का है, एक एक याद थोड़ी करने बैठोगे। एक ये लरमा, छोटी लरमा, सफ़ेद लरमा, ऐसा कोई आए तो आप लगा देना गेहूं की ये फसलें हैं। पीसीएस वगैरह में से क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं और यूपीएससी भी कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले कोई भरोसा नहीं है, खुदा ही जानता सर, है ना। तो कुल बोए गए क्षेत्र का 11% भाग पर अपने यहाँ गेहूँ उगाया जाता है। फिर आ जाते हैं हम चावल पे, है ना। अब गेहूँ हमने देख लिया और फिर आ जाते हैं चावल। तो चावल देखिए सबसे ज़्यादा भारत में खाई जाने वाली स्टेपल ये क्रॉप है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन से खाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्रॉप अपने यहाँ खाई जाती है चावल। आपको उत्तर भारत से अगर कोई है तो उसको लगेगा गेहूँ खाते हैं तो साहब गपा गप रोटी कौन खाता है, तो नहीं, और तो पूरे इंडिया में और चारों तरफ तो चावल ही खाए जाते हैं। तो चावल सबसे ज़्यादा भारत में चावल खाया जाता है, समझ रहे हैं बात। चावल भारत में क्या पूरी दुनिया में चावल सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं। अब इसको तापमान कितना चाहिए, तो 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक का इसको तापमान चाहिए। तो जहाँ पर उच्च तापमान बना हुआ रहता है ना, तो उष्णकटिबंधीय फसल है ये, समझ रहे हैं बात। वहाँ पर ये उगाई जाती है। इसमें वर्षा इसको देखिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पानी चावल के खेत में भरा हुआ रहना चाहिए ना, तो इसको वर्षा चाहिए 120 से 200 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा चाहिए। और चावल और गेहूँ को कितनी चाहिए, 50 से 80 सेंटीमीटर हो जाए बहुत है उसको, तो है ना, ज़्यादा उसको बेचारे को नहीं प्यास लगती है, उसको चावल को बहुत लगती है। मिट्टी कैसी चाहिए इसमें, तो भैया मिट्टी तो ऐसी मिट्टी चाहिए जिसमें पानी बहुत ज़्यादा दिनों तक रुक सके। तो चिकनी मिट्टी चाहिए, क्योंकि चिकनी मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता है ना, वो उसकी वो ज़्यादा दिन पानी सोखती नहीं है, भरा हुआ रख सकती है, ठीक है। तो चिकनी और गहरी चिकनी मिट्टी होती है ना, वो इसको चाहिए। फिर साथ ही साथ इसको देखिए सस्ता श्रम भी चाहिए, क्योंकि फसल बोने के लिए, है ना, ट्रेडिशनल तरीके से जो बुआई चावल की जाती है, उसमें वो पहले बीज उगा के वो पौध करी जाती है, फिर पौध उधर जाके उगाया जाता है, उसमें पानी भर के उस खेत में। उसके लिए बहुत सारी श्रम चाहिए, सस्ता श्रम उसके लिए चाहिए, ठीक है। पानी भरने के लिए भी चाहिए, काटने के लिए और चावल निकालने के लिए धान से भी बहुत सारी श्रम की आवश्यकता इसमें होती है। तो सस्ता श्रम इसके लिए चाहिए होता है चावल की खेती के लिए। इतना श्रम देखिए गेहूं के लिए नहीं आवश्यकता होती है। फिर इसको देखिए चाहिए खूब प्रचुर प्रकाश की आवश्यकता इसको चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो ना तापमान कहाँ तक चाहिए, 20 से 27 डिग्री के आसपास इसको तापमान चाहिए होता है। और उसको तो देखिए गेहूं को 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री के बीच में चाहिए होता था। फिर अधिक लंबा मेघाच्छादित मौसम जो है वो फसल के लिए हानिकारक होता है, यानी कि धूप इसको चाहिए प्रचुर मात्रा में। इसको अगर बादल आ गए तो फिर ये गेहूँ, ये चावल की खेती जो है ना वो ख़राब हो जाती है। और इसके धान के खेत में लगभग 75 दिनों तक तो पानी भरा हुआ रहना चाहिए। और गेहूं वाले में क्या था, 90 दिनों तक तो पाला रहित उसको चाहिए, और इसमें 75 दिनों तक तो खेत में पानी भरा हुआ रहना चाहिए। और चावल की उपज की आदर्श दशाएं हैं मानसूनी प्रदेशों में पाई जाती है। जहाँ जहाँ मानसूनी प्रदेश है ना, वहाँ पर चावल की जो आदर्श दशाएं पाई जाती है। तो ये हमने देख लिया चावल के बारे में मेन चीज़ें, ठीक है। और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो चीन की जो सिक्यांग घाटी है, यांगटी सिक्यांग, जहाँ पर गेहूं भी उगाया जाता है, उसका जो दक्षिणी पूर्वी तटीय प्रदेश है वहाँ पर ये उगाया जाता है। भारत में आ जाए, सॉरी पहले इंडोनेशिया में देख लेते हैं, तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और सेलेबीज जो है वहाँ पर उगाया जाता है। बांग्लादेश के सिलहट, बोगरा, खुलना, जेसोर, रंगपुर, ढाका, पावना, फरीदपुर में उगाया जाता है। तो आप तो इतने सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो ये देखिए बांग्लादेश में उगाया जाता है, इंडोनेशिया में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो में उगाया जाता है, और चीन की जो सिक्यांग घाटी है, यांगटी सिक्यांग यानी यांगत्से रिवर का जो क्षेत्र घाटी है वहाँ पर ये उगाया जाता है। और भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, बिहार और तटीय भारत में भी ये उगाया जाता है।
कौन? चावल उगाया जाता है, और तो कौन क्या उगाया जाएगा, ठीक है ना। अब कर लेते हैं इसकी डेटा की बात। तो डेटा में वर्ल्ड लेवल पे देखिए, चाइना 1 नंबर पे उगाता है, चावल प्रोड्यूस करता है, और भारत 2 नंबर पे। परंतु भारत एक्सपोर्ट के मामले में 1 नंबर पे, एक्सपोर्ट में राइस में इंडिया है 1 नंबर पे। यूपीएससी ने ये भी स्टेटमेंट पूछ लिया था कि एक्सपोर्ट में कौन है। तो एक्सपोर्ट में यहाँ पर इंडिया 1 नंबर में है, चाहे ये चावल में, जबकि प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में 1 नंबर पे है चीन। ये 147 मिलियन हेक्टेयर उगाता है, हम 125 मिलियन हेक्टेयर उगाते हैं, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही फर्क है। कल को यूपीएससी स्टेटमेंट दे दे कि हम आधा ही उगाते हैं, कि 1.5 गुना हमसे ज़्यादा वो उगाता है, ऐसा तो ऐसा नहीं है, है ना। फिर बांग्लादेश आ जाता है, देखें चाइना इंडिया के बाद बांग्लादेश, फिर इंडोनेशिया आ जाता है, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, पाकिस्तान, ब्राज़ील, ये उगाते हैं चावल की फसलें। और भारत में अगर आ जाएँ तो ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हो पूरा, यहाँ पर ये यहाँ पर उगाया जाता है चावल। और सबसे ज़्यादा चावल जो है वो कहाँ उगाया जाएगा बताओ? पश्चिमी बंगाल में। और ये वर्ल्ड लेवल पे पहले एक बार हम देख लेते हैं। देखिए ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ये इंडिया में उगाया जाता है, चाइना में उगाया जाता है, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, है ना, यहाँ पर सब उगाया जाता है। और इंडोनेशिया में जावा सुमात्रा, ये अपना सुमात्रा है, ये जावा है, ये बोर्नियो द्वीप है, यहाँ पर सब उगाया जाता है। ब्राज़ील में यहाँ पर उगाया जाता है, पर ब्राज़ील में बहुत कम उगाया जाता है ना। 1 नंबर पर चाइना, 2 नंबर पर इंडिया उगाता है, फिर इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ठीक है साहब। अब देखिए भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है सबसे ज़्यादा? तो भारत में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है चावल। फिर आता है उत्तर प्रदेश का नाम, फिर आता है पंजाब का नंबर, है ना। पर पंजाब में पर हेक्टेयर में ज़्यादा उगाया जाता है चावल। उत्तर प्रदेश में तो ज़्यादा इसलिए हो गया कि बहुत बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, परंतु देखिए पंजाब और उत्तर प्रदेश की आप तुलना करो कितना ही है, परंतु पंजाब में पर हेक्टेयर का उत्पादन ज़्यादा होता है। फिर वेस्ट बंगाल 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे पंजाब है, 4 नंबर पे उड़ीसा है। फिर इन क्षेत्रों में भी उगाया जाता है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना वगैरह में, आंध्र प्रदेश वगैरह में भी। हालांकि उगाने को तो कर्नाटक में उगाया जाता है, तमिलनाडु में भी उगाया जाता है, पर बहुत कम उगाया जाता है। मेन अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में चावल उगाया जाता है ना। अब भारत को कुल बोई गई जो भूमि है उसके तो 16% भाग पर, जितनी भी भूमि बोई गई है उसके 16% भाग पर तो अपने यहाँ क्या उगाया जाता है? चावल ही मात्र उगाया जाता है। और अगर खाद्यान्नों के अंतर्गत देखा जाए तो जितना गेहूँ 11% भाग पर था ना खाद्यान्नों के, और ये खाद्यान्नों के 24% भाग पे है। यानी कि कल को यूपीएससी स्टेटमेंट बना दे कि खाद्यान्नों के कुल बोए गए क्षेत्र में चावल जो है उसकी खेती का हिस्सा 1/4 है, उसका हिस्सा 1/4 है या 25% भाग है। तो हाँ 24 लिखा है, इसका मतलब ये 1/4 कहते तो गलत बता दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके आसपास ही है ना। तो हाँ लगभग 25% के आसपास, यानी 1/4 जो भी खाद्यान्नों के अंतर्गत भूमि उगाई गई है जो है, तो उस बोए गए क्षेत्र में इसका हिस्सा है लगभग 1/4, ठीक है ना। अब चावल की मुख्य किस्में देख लेते हैं। बाला, रत्ना, करुणा, कांची, टाइचुंग नेटिव, जमुना, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, अन्नपूर्णा, CO34, IR5, IR8, है ना। इस प्रकार की जो है वो चावल की मुख्य फसलें हैं। यूपीएससी ने तो आज तक ऐसा क्वेश्चन इस पर पूछा नहीं है। पीसीएस वगैरह पूछते हैं, जैसे राजस्थान पीसीएस है वगैरह, वो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये फसलें जो है कौन सी किस चीज़ की है ना। तो ये एक बार दोबारा आके कान में पड़ी होगी, आपने देखा होगा तो आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे। फिर है लूनी जो है वो विश्व की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाली धान की किस्म है। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की है तो इसका नाम भी याद रख लो, है ना। फिर एक और आता है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस जो है वो विटामिन ए के लिए प्रसिद्ध है ना। तो विटामिन ए के लिए कौन प्रसिद्ध है? गोल्डन राइस। यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गया था, तो ये आपने देख लिया। फिर आ जाती है एक DSR तकनीक, है ना। एक होता है TPR यानी ट्रांसप्लांटेड राइस, एक होता है DSR तकनीक यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक। ये 2 टेक्निक है। तो जो अपनी ट्रांसप्लांट तकनीक होती है, जो ट्रेडिशनल तरीके से क्या होता है, इस प्रकार से पौध पहले उगाई जाती है ना। फिर पानी भर के खेत में पूरे में, और यहाँ पर फिर धान, ये देखिए पूरी जनता मिलके धान उगाती है उसमें, है ना। इसमें क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर यहाँ पर मीथेन का उत्पादन खूब ज़्यादा हो जाता है, पानी भरा हुआ रहता है तो, है ना। और इसमें देखिए ये श्रम ज़्यादा लग रही है कि आदमी इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें
उसमें दिक्कत है। तो इससे उभरने के लिए हमने एक नई तकनीक विकसित करी है, ये है DSR तकनीक, यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले पूरे खेत को प्लेन कर लिया जाता है और उसके बाद में जैसे गेहूं वगैरह उगाते हैं उसी प्रकार से डायरेक्ट सीड कर देते हैं, यानी सैपलिंग से यहाँ जो पौध उगाई जाती थी ना, वो पौध नहीं उगाते, डायरेक्ट जो है उगा दिया जाता है। इस प्रकार से, है ना, चावल की खेती कर दी जाती है इसमें, है ना। अब बताओगे इसमें क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें पानी एक तो कम लगेगा, है ना, फिर लेजर से इसको पहले तो समतल कर दिया, तो ये तो ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसमें बीज भी देखिए कम लगता है इसमें बीज भी कम लगता है, इसमें पानी भी कम लगता है ना, और सीधे ये खेत में बो दी जाती है, ठीक है। और 1950 के दशक से ही विकासशील देशों में चावल की ये बुआई की जो है वो उसको अपनाया जाता रहा है, 1950 के दशक से ही। तो अभी आप कहोगे एकदम नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना। इसमें क्या हुआ करता है कि जो अंकुरित बीजों को तालाब वाली मिट्टी या खड़े पानी में तैयार करके क्यारियों में इसको बो दिया जाता है, सूखी क्यारियों में इसको बो दिया जाता है। और कम अवधि और अधिक उपज देने वाली किस्मों, पोषक तत्वों और खरपतवार प्रबंधन तकनीकों ने किसानों को पारंपरिक रोपाई प्रणाली के स्थान पर DSR विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर दिया है। तो इसमें देखिए खरपतवार वगैरह भी कम होगी, है ना, साथ ही साथ इसमें जो अच्छे किस्म की फसलें होती है उससे उत्पादन भी ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसमें देखिए सिंचाई में पानी की आवश्यकता कम होगी, श्रम की आवश्यकता कम होगी, ऊर्जा की आवश्यकता कम होगी, भाई बिजली से पानी दोगे तो बहुत ज़्यादा लगेगी ना, ठीक है। साथ ही साथ समय की बचत भी हो जाएगी और ग्रीन हाउस गैसें जो है उनका उत्सर्जन भी कम होगा, क्योंकि जब पानी भरा रहता है ना खेतों में, तो चावल की खेतों से संबंधित बात ये महत्वपूर्ण याद रखना कि चावल के खेत जो है उसमें ग्रीन हाउस गैसें यानी मीथेन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है ना। साथ ही साथ भविष्य की फसलों में वृद्धि में भी सुधार इससे होता है। ये यहाँ पर और थोड़ा सा दिया हुआ है, न्यूज़ में क्यों था कि पंजाब सरकार है ना, वो जो डायरेक्ट सीडिंग करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ उसने पैसे देने की घोषणा करी है, इसलिए ये जो न्यूज़ में आ जाता है। तो UPSC ने स्टेटमेंट इस पर बना दिया था। अब आप कहोगे सर इतना क्यों पढ़ा रहे हो, तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, UPSC ने स्टेटमेंट बना दिया था। उसने पूछा था कि इससे उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है, इसमें बीज कम लगता है, श्रम कम लगती है, और जो मीथेन जो है उसका उत्पादन इसमें कम होता है ना, मीथेन का उत्सर्जन कम होगा। तो हाँ, ये बात सही है। तो ये है डायरेक्ट सीडिंग ऑफ DSR टेक्निक, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, है ना। तो ये हमने देख लिया आज। ये यहाँ पर DSR के और बेनिफिट दिए हुए हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए आज मात्र 22 मिनट में पूरा डेटा से संबंधित विश्व, भारत, गेहूं और चावल से संबंधित हमने देख लिया है। ये कुछ ही फसलें हैं जिनमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है, उसके बाद में तो डायरेक्ट डेटा देके यूँ हो जाएगी, है ना। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।